हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। यस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट 1 से। सबसे पहले यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है? बेसिकली जब भी हम ट्रांसफर करते हैं अपने गुड्स या सर्विस को, टेक्नोलॉजी को, कैपिटल को, मैनेजरियल नॉलेज को, तो इन सब का ट्रांसफर को हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं, जो हमें बताता है कि कैसे हम बिजनेस को कंडक्ट करें, बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब बिजनेस करना ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं और कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी ग्रोथ के लिए। सबसे पहले फीचर्स बात कर लेते हैं। लार्ज स्केल ऑपरेशन, इंटरनेशनली काम कर रहे तो ऑपरेशंस मेरे लार्ज स्केल पर होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, मेरी काफी डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की इकोनॉमीज एक साथ आती है, इंटीग्रेट होती है और मैं उनके साथ काम करती हूँ। कीन कंपटीशन, भाई अब मैं डोमेस्टिक नहीं हूँ, अब मैं फॉरेन जा रही हूँ, अब्रॉड जा रही हूँ, तो वहां की कंपनीज के साथ भी मेरा कॉम्पिटिशन फेस अप, मुझे कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। आज मैं अमेरिका में मेरी कंपनी थी, मैं उसको इंडिया के अंदर लेकर आई, तो साथ साथ में मेरी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ट्रांसफर भी हो रही है। इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर आती है कि भाई देखो, आप ऐसे ही इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते, आपको काफी सारे, आपने पढ़ा होगा, टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटीज, कोटास वगैरह पे करने होते हैं। तो साथ साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आती है और एक काफी सेंसिटिव नेचर का बात है, सेंसिटिव नेचर का कंसेप्ट है। डन है? इतनी लिख कर आओगे, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, एक आधा एग्जांपल लगाओगे, मोर देन सफिशिएंट है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस कांसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स? पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर है जिसने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर काफी ग्रोथ करवाई है? तो कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हम अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम ग्लोबली जा रहे हैं, तो जिस जिस कंट्री में, जिस जिस डेवलपिंग कंट्री में हम जा रहे हैं, वहां पे अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रहा है। बेसिकली टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड बेसिस पे, डाइवर्स बेसिस पे क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ रहा है। इंटरनेट, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है। सब चीजें हमारी बढ़ रही है, इजिली कम्यूट हो रही है। कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आ रही है। ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केटिंग हो रही है। आज मेरा जो प्रोडक्ट था सिर्फ इंडिया में बिकता था, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो अब मेरा प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्रीज के अंदर और बिक रहा है। ग्लोबल मार्केटिंग हो रही है एंड हम बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि और अपने आप को कैसे हम क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ सके, उसके लिए R&D कर रहे हैं। एमर्ज हो रहे हैं हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। अब इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारे कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस विच इज गैट और WTO, ये दोनों इमर्ज हो रहे हैं, ताकि जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ट्रेड रिलेटेड हमारे कोई भी रेगुलेशंस वगैरह है, वो ये कंट्रोल करते हैं। डन हो गया दोनों क्वेश्चंस। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन को लेकर देखो कितने तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, या फिर वर्ल्ड जो है अब एक ग्लोबल विलेज बन रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो कुछ नहीं करना, ग्लोबलाइजेशन को ही आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करके बताना है। जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको घुमा के पूछ सकता है, मैंने वो भी आपको साथ साथ मेंशन करवा दिया। उसके बाद पूछ सकता है आपको ड्राइवर्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के, एलिमेंट्स है ग्लोबलाइजेशन के, और उसके मोटिव्स क्या है, फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर कंपनीज ग्लोबलाइज क्यों करती है, और इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, उसके बेनिफिट्स क्या है। इसको और कैसे पूछा जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन एक ब्लेसिंग भी है और ग्लोबलाइजेशन जो है एक कर्स भी है। मतलब इसके अंदर हमें ग्लोबलाइजेशन की एडवांटेजेस एंड ग्लोबलाइजेशन की डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करनी है। तो देखो ये सब, ये उसके इम्पैक्ट, ये उसके ड्राइवर्स, एलिमेंट्स, मोटिव इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से करके जाना, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो मैंने सारी चीजें आपको नोट्स में करा रखी है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके ड्राइवर्स क्या है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मोटिव्स क्या है उसके, और याद करने की मेमोरी टेक्निक भी मैंने आपको साथ में लिखवा रखी है। तो बेसिकली वैसा, अगर मैं एक चीज बोलूं, जिस बच्चे ने वो कोर्स कम्प्रीहेंसिवली करा था, अच्छे से करा था, तो वो बहुत जल्दी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वाइंड अप कर सकते हैं, बिकॉज उसको अल्टीमेटली ये चीज रियलाइज होगी कि मैम ये सब चीजें तो मैंने पढ़ रखी है, कुछ नया नहीं है, बस मेरे कंसेप्ट ही ब्रश अप होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आया मेरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? मेरा प्रोसेस है, जिसका प्रोसेस कैसा है? 3 आईज का प्रोसेस है, इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। किसके बीच में होता है? लोगों के बीच में होता है, कंपनी के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट आता है मेरे इन्वायरमेंट पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, ह्यूमन पे, सोसाइटी पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अब देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बढ़ रहा है,
क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंपनीज जो होती है एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो गुड्स और सर्विस के प्राइसेस है वो कम हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइनीज प्रोडक्ट का क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसने इंडिया के अंदर डंपिंग चालू कर दी, चीप प्राइसेस में बनाता था और इंडिया के अंदर अपना सामान डंप करता था, तो उसके गुड्स और सर्विस के प्राइस कम होने लग गए, और प्राइस कम हो रहे हैं पर साथ साथ में इनकम और एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ रही है। एग्जाम्पल क्या है उसका, अमेजोन का कर रहा है बेसिकली वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या कर रहा है, अपना सामान जो है वो डिलीवर करवा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया। कंपेरेटिव एडवांटेज दोनों कंट्रीज को मिलती है, बिकॉज विद द इवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कंपनी जिस चीज को बनाने के लिए स्पेशलाइज है वो चीज बनाती है, और अपना जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो क्या कर देती है, अपना अब्रॉड सेल कर देती है। डन है। कंपोनेंट्स क्या है बेटा ग्लोबलाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट का मतलब क्या है, हम मर्जिंग इनटू वन मार्केट प्लेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो कंपनीज है वो एक कॉमन मार्केट प्लेस के अंदर बन गई है, मतलब अब अलग अलग कंट्री नहीं है, सब एक कॉमन मार्केट प्लेस की तरह हम उसको देखते हैं। जो हमारी मैकडी है, स्टारबक्स है, कोका कोला है, इन सब का अब एक ग्लोबल मार्केट प्लेस बन चुका है, डिपेंड्स अपॉन द लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब जो मार्केट है, जिस मार्केट के अंदर वो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसके लोकल टेस्ट और प्रेफरेंस को ध्यान में रख के इसको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैकडी है वो यूएस के अंदर बीफ वाले बर्गर्स बनाया करती थी, पर इंडिया में चीज अलाउड नहीं थी, तो इंडिया के अंदर उसने क्या किया, इंडिया के अंदर उनके लोगों के कस्टम ट्रेड और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के उसने बीफ वाले बर्गर को हटा के आलू टिक्की बर्गर लॉन्च कर दिया। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के इवेंट की वजह से आपको कस्टमर के लोकल टेस्ट और प्रेफरेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर होता है आपका ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप सोर्स करते हो गुड्स और सर्विस को। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है और क्वालिटी इंप्रूव होती है। जैसे कि आईबीएम ने बेसिकली केस का सिंपल सा मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का, कि आप जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट के अंदर लेट सपोज कि आपके 3 मटेरियल लग रहे हैं एक्स वाई जेड, तो आपने एक्स जो है वो सिंगापुर से बनवाना स्टार्ट किया, वाई जो है वो इंडिया से बनवाना स्टार्ट किया, जेड जो है वो कोरिया से बनाना स्टार्ट किया। मतलब जो कंट्री जिस चीज को बनाने के लिए स्पेशलाइज है, जिस चीज के अंदर वहां पे कॉस्ट रिडक्शन हो और क्वालिटी अच्छी बनकर आए, तो वहां पे मैंने अपनी प्रोडक्शन का क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान में मार्केट के अंदर ग्लोबलाइजेशन कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट अपनी मार्केट्स कैप्चर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो अलग अलग स्टेट से बनवा रहा हूँ, अलग अलग कंट्री से। जैसे कि आईबीएम ने थिंकपैड अपना यूएस से बनवाया, डिस्प्ले स्क्रीन अपनी साउथ कोरिया से बनवाई, वायरलेस कार्ड अपना मलेशिया से बनवाया। तो आपने क्या किया, अपने एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को ग्लोबलाइज करवा दिया, अलग अलग जगह से बनवाया। फैक्टर्स क्या ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बैरियर टू ट्रेड, अगर ट्रेड बैरियर है तो ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करे, मतलब इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस होगा। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क, तो ये ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से आपका ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एफडीआई अगर बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाएगा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क ज्यादा है तो ग्लोबलाइजेशन मेरा कम हो जाएगा। अब ड्राइविंग फोर्सेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एडवांसमेंट आएगी, तो ग्लोबलाइजेशन के साथ से टेक्नोलॉजी का भी रेवोल्यूशन आएगा। ट्रेड फ्लोज अच्छे हो जाएंगे, कैपिटल फ्लो, लोग पैसा ज्यादा लगाएंगे, कैपिटल फ्लो अच्छा हो जाएगा, और फैक्टर की मोबिलिटी इंश्योर होगी। मतलब फैक्टर की मोबिलिटी का मतलब इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन की नॉलेज इजिली ट्रांसमिट होने लगेंगे। देन वाई ग्लोबलाइजेशन क्यों, मोटिव क्या है ग्लोबलाइजेशन का, टेक्नोलॉजिकल चेंज। बिकॉज जब से ग्लोबलाइजेशन आया तो जो हमारी कॉस्ट थी कम्युनिकेट करने की इंफॉर्मेशन को वो कम हो गई, जो डेथ ऑफ डिस्टेंस था वो कम हो गया, कि भाई दूरी थी लोगों के अंदर, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज खत्म हो गई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल थी वो बढ़ गई, विच इज मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो थी वो बढ़ने लग गई। ग्लोबल मार्केट छोटी पड़ने लग गई, डोमेस्टिक मार्केट हमारी छोटी पड़ने लगी, जिसलिए हमारा जो सरप्लस प्रोडक्शन था हमने ग्लोबल मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंसेस इन द टैक्स सिस्टम, अब अट्रैक्ट करता था एफडीआई को, प्रोटेक्शनिस्ट जो प्रोटेक्शनिज्म होता है वो कम होने लग गया। बेसिकली लोग अपना जो इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ वगैरह लगाते थे वो कम कर दिया उन्होंने। ग्रोथ स्ट्रेटेजीज एंड ट्रांजैक्शनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, हब क्या हुआ, जो ब्रांड्स थे उन्होंने ग्लोबली अपने आप को, अपना जो पैसा था सरप्लस था उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनका रिवेन्यू जनरेशन और उनको प्रॉफिट मिले। डेमोग्राफी, अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो इसका मतलब क्या है, लेबर ज्यादा होगी, लेबर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, वहां पे हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। कंपटीशन, अगर हमारा इंटर फर्म कंपटीशन है वो इंक्रीज होगा ग्लोबली, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर कंपटीशन बढ़ेगा, अगर कंपटीशन बढ़ रहा है ग्लोबल बेसिस पे, तो आप एफिशिएंट चीजें दोगे, इफेक्टिव चीजें दोगे, और आपको ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले करना पड़ेगा, यू आर फोर्स टू प्ले। अगर कंपटीशन इंटेंस हो रहा है तो आपको फोर्स्ड है, आप फोर्स हो कि आपको अच्छा प्ले करना ही है।
ठीक है। तो ये सारे मोटिव है, इनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया कि हम अच्छा कंपटीशन चाहते थे, हेल्दी कंपटीशन, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। अब हम चाहते थे कि लेबर एबंडेंट हमारी जो कंट्री है उसके अंदर लेबर का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, तो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो ये सारे मोटिव्स हो गए आपके। डन है। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेनिफिट्स क्या है? कंपिटिटिव मार्केट, मोनोपोली कम हो जाती है, आपके आइडियाज की शेयरिंग होती है, गवर्नमेंट से इंप्रूव होता है, पॉवर्टी कम होती है, हाई पर कैपिटा इनकम होती है और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशन की, तो डाउनवर्ड प्रेशर आता है वेज रेट पे और अनस्किल्ड वर्कर्स पे। कहते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं तो देखो इतनी बड़ी कंपनियां हम आपसे काम नहीं करवाएंगे, तो वेज रेट पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उठा के इंडिया के अंदर डाल देती है ताकि जो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन वगैरह हो इंडिया के अंदर हो, तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। इम्पैक्ट होता है हमारी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे और इनकम इनइक्वालिटी इंश्योर होती है। अंडर डेवलप जितनी हमारी कंट्रीज है उनकी करेंसी पे इम्पैक्ट आता है और जॉब लॉसेस होती है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो जॉब लॉसेस का मतलब कैसे हुआ भाई? देखो, अच्छी खासी इंडिया के अंदर कंपनी चल रही थी, बाहर की एक एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आई, उसने अपना अच्छा सामान बेचने लग गया, उसको फंडिंग मिल रही थी खूब सारी, तो उसने सामान सामान जो था वो चीपर प्राइसेस पे देना स्टार्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग कंपनी थी इंडिया की उसको बंद होना पड़ा, तो वहां पे जॉब लॉसेस होने लग गई इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ, और किस वजह से? करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्री ट्रेड को इंश्योर करता है जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ती है, लिबरलाइजेशन आता है, कनेक्टिविटी, बॉन्ड शेयर होते हैं हमारे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल, प्रोडक्शन के अंदर एडवांटेज मिलती है, लर्निंग मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलप नेशंस को, कि ताकि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज भेजता है डेवलपिंग के अंदर, डेवलपिंग गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके वापस क्या करते हैं? डेवलप नेशंस को भेज देते हैं। डन है। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है? ग्लोबल मार्केट बन जाती है, एक ह्यूज मार्केट प्लेस जहाँ पे सारे बैरियर्स टू ट्रेड रिमूव हो जाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फेवर करते हैं हमें, जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ। टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट आता है, कॉर्पोरेशन में चेंजेस आते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बढ़ जाते हैं, कल्चरल चेंजेस आते हैं, लोग क्या होता है अपने कल्चर की इंटरमिक्सिंग करते हैं। अब पहले वेस्टर्न कल्चर का कहाँ ट्रेंड था, अब लोग सब वेस्टर्न कल्चर अपने एथनिक ट्रेडिशनल कपड़ों के अंदर भी वेस्टर्न साड़ी लेकर आ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर आ रहे हैं, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट पड़ता है, विच मींस आपकी पॉवर्टी कम होती है। जितनी ज्यादा एफडीआई हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, उतनी ही कम हमारी पॉवर्टी होगी। डन है। तो ये मैंने आपको पूरा पूरा कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन का ऊपर से फटाफट से ब्रशअप करवा दिया। डन है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस के बीच में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, डिफरेंस है, रीड कर लो। सबसे पहले मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल बेसिकली अगर विद इन द कंट्री हम करना चाह रहे हैं डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर, तो वो इजिली हो सकती है। तो मोबिलिटी जो है लेबर और कैपिटल की, वो ज्यादा होती है विद इन द कंट्री, बट जो मोबिलिटी है आउटसाइड या फिर इंटरनेशनली वो थोड़ी कम होती है। देखो, कह रहे हैं कम्युनिटी अटैचमेंट एंड पेट्रिज्म, ठीक है, ऑल्सो एक्ट एज इम्पेडिमेंट इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बेसिकली कहने का मतलब है कि लोग पेट्रियोटिक होते हैं, छोड़ के देश अपना जाना नहीं चाहते, तो ये भी एक मोबिलिटी के लिए डिसएडवांटेजेस फैक्टर हो सकता है कि डोमेस्टिकली आप जो है वो इजिली मोबाइल होती है हमारी, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनेशनली नहीं हो सकते बिकॉज उनके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग होती है। फिर उसके बाद डिफरेंट मॉनेटरी सेटअप, कह रहे हैं अगर आपकी सिंगल करेंसी है तो आप अपना जो गुड्स है उसको इंटरनली ट्रेड कर सकते हो, पर अगर आप बात करो इंटरनेशनल ट्रेड की, तो आपको डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट करेंसीज के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा, डिफरेंट करेंसीज के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है वो ट्रेड को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक्सचेंज रेट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो बेसिकली डिफरेंस आया कि डिफरेंस क्या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, कि यहाँ पे आपके डिफरेंट करेंसीज होती है, एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है। डोमेस्टिक में ऐसा कुछ है ही नहीं। डिफरेंट फिस्कल पॉलिसीज विद इन द कंट्री, क्या होता है बेसिकली, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। हर कंट्री का अपना अपना एक फिस्कल पॉलिसी होती है कि कितना खर्च करेंगे और कितना हम बचाएंगे, वेर एज विद इन द कंट्री जो पॉलिसी होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो जो आइटम होती है उनके कॉस्ट नियरली सेम आती है एक कंट्री के अंदर, पर अगर हम बात करें दो कंट्रीज की तो उसके अंदर हमको उनकी सिक्योरिटीज लॉ, लेबर रेट, टैक्सेस, ये सब समझना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस आता है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट इन मोबिलिटी, वही मैंने बताया कि डोमेस्टिकली मोबाइल जो होता है सारी चीजें मिनिमल कॉस्ट पे हम उस चीज को मोबाइल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पर इंटरनेशनली ये मुश्किल काम है। डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप्स, कॉमर्स, टैक्सेशन, बेसिकली जो विद इन द कंट्री है वो अलग है, वेयरएज मतलब बेसिकली जो यूनिफॉर्म लॉज है हमारे कॉमर्स के, टैक्सेशन के एक कंट्री के अंदर, पर वो अलग है अगर आप इंटरनेशनली बात करते हो तो, बिकॉज इंटरनेशनली बहुत सारी अलग टैक्सेशन की पॉलिसी होती है, कॉमर्स में अकाउंटिंग वगैरह अलग चल रही है, अलग तरीके से सब चीजें काम हो रही है, तो वहां पे गैप्स आ सकते हैं। डिफरेंट मार्केट कंसिडरेशन, जो हमारा डिमांड पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है,
ठीक है? जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के अंदर डिमांड उस चीज़ की उतनी ना हो जितनी इंडिया के अंदर हो। इंडिया में साड़ी की डिमांड जितनी है, उतनी इंटरनेशनली ना हो, तो आपका मार्केट कंसिडरेशन के हिसाब से भी डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंट कमर्शियल पॉलिसीज़, हमारी टैरिफ, इम्पोर्ट ड्यूटी, इंटरनेशनल कमोडिटी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को लेकर डिफरेंट पॉलिसीज़ हो सकती है, जो कि इंटरनेशनल बेसिस में डिफरेंट हो सकती है। समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं है ना कि सेम पॉलिसी वो डोमेस्टिकली भी हो, डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन पर भी हो। हो सकता है कि जो हमारी पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट की, जो भी हम इम्पोर्ट करेंगे, वो हमारा विद इन द स्टेट या विद इन द कंट्री ट्रेड करने पे ना हो वो पॉलिसीज, तो ये चीजें इम्पैक्ट करती है। इसकी बस एक रीडिंग लगा लेना इन सब डिफरेंस की। डन है? लिख दोगे खुद से ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट आर लीडिंग द अटैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एवरीवेयर, डू यू अग्री? गवर्नमेंट जो है ग्लोबलाइजेशन का अटैक हर जगह कर रही है, क्या आप उस चीज से एग्री करते हो? जी मैम। कह रहे ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले उन्होंने बता दिया ग्लोबलाइजेशन है क्या। बेसिकली एक शिफ्ट है जिसके अंदर हम ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है? कैसे? वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वेरियस कंट्रीज जो वर्ल्ड की है वो ग्लोबलाइजेशन को वेलकम करती है, और कुछ सर्टेन कंट्री जो होती है वो दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कुछ उसको फेवर नहीं भी कर दिया ग्लोबलाइजेशन को। जो हमारे डेवलप्ड नेशंस है वर्ल्ड के, उनका ये व्यू है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम उनके फ्यूचर के लिए हार्मफुल चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन उनके फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि यूएसए और नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी कंट्री की जो छोटी इन्फेंट इंडस्ट्रीज है वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी। बाहर की कंपनीज आएंगे अपना सामान बेचेंगे, तो ऐसे इनके खुद के यूएस के और यूरोपियन जो हमारी कंपनीज है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो भी छोटे लेवल पे। इसलिए वो क्या करते हैं, वो हमेशा एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स या फिर टेक्निक्स इंस्टॉल करवाते हैं, काउंटर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स करते हैं कि भाई हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अटैक कर रही है हर जगह। देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि वो जो आपके डेवलप्ड नेशंस है उसके अंदर सबसे ज्यादा ये चीज हो रही है। डन है? वो क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को इस ग्राउंड पे कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है उनकी कंट्री के अंदर उनकी जॉब्स चली जाएंगी अगर हम इंपोर्ट करेंगे सामान को, या फिर अपनी प्रोडक्शन अगर हम बाहर शिफ्ट कर दें, या फिर बाहर से सामान मंगवाने लग जाए, तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट हैम्पर होगी। लोगों को ऑप्ट करना पड़ेगा कि वो लो पे जॉब्स पे जाए। समझ रहे हो? मिलियन ऑफ अदर फियर ऑफ लूजिंग द जॉब, सबको लगेगा मिलियन ऑफ लोगों को कि भाई हमारी जॉब हमसे छीनी जा सकती है। ठीक है? उसके बाद सर्विसेज और जो व्हाइट कॉलर जॉब है वो बेसिकली बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वल्नरेबल ऑप्शंस फॉर दोज मूविंग ऑफशोर, जो लोग बाहर जाना चाहते थे या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो बेसिकली सिंपल सी ये चीज देखो कि जो डेवलप नेशंस है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनका मेन रीजन ये है कि हमारे लोगों की हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हो पाएंगी, हमारे लोगों की जॉब चली जाएगी, उनके अंदर फियर रहेगा। ठीक है? उसके बाद जो वेस्टर्न एम्प्लॉयज है वो कंपेटिटिव एडवांटेज को खो देंगे व्हेन कंपनीज बिल्ड एडवांस फैक्ट्रीज इन लो वेज कंट्रीज, मेक देम प्रोडक्टिव एज दोज एट होम। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे रिसोर्सेज की एक्सप्लोटेशन होगी जो इन सर्वरल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रीज जो कि बड़ी हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है वो अनरेगुलेटेड पॉलिटिकल पावर के थ्रू जो उन्होंने एक्सरसाइज करी है अपनी फाइनेंशियल मार्केट को डीरेगुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात वो ग्लोबलाइजेशन की ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, हमारी इन्फेंट इंडस्ट्रीज बड़ी नहीं हो सकती, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, वो एक्सप्लॉइट होंगे, और हमें कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं मिलेगी। 3-4 पॉइंट घुमा घुमा के आपको लिख देने हैं, जिसकी वजह से ये दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अटैक कर रही है। डन है? देखो इन्होंने बता दिया कि कुछ फेमस पॉपुलर एंटी ग्लोबल मूवमेंट्स कब चली थी। J18 चली, सियाटल चली और जुनॉर चली। उसका ग्लोबलाइजेशन क्रिटिसाइज करते हैं किस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि उससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपनीज आती है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करके चली जाती है हमारी, जिसकी वजह से थ्रेट्स और चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। कल्चर का लॉस होता है, बिकॉज अपना कल्चर लेकर आती है, अपने नया प्रोडक्ट लेकर आती है, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं अपना कल्चर कस्टम को उससे दूर हो जाते हैं, उनके लिए थ्रेट है। एंड इवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो रिच कंट्रीज होती है वो और रिच हो रही है, पुअर जो है वो और पुअर हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारा डिस्पैरिटी आ रही है। ये सब चीज तो आपको पता ही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेररिज्म बढ़ रहा है कि बाहर के लोग अपने यहाँ हमारी कंट्री में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपना स्टेक ले रहे हैं, तो अपना बेसिकली कंट्रोल हम खुद खोते जा रहे हैं, तो टेररिज्म बढ़ सकता है, वायलेंस बढ़ सकता है। ठीक है? जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ का और इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, और कट थ्रोट कंपटीशन आएगा कि बेसिकली लोकल जो हमारी मार्केट्स है, लोकल जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाएंगी, उनको ह्यूज लॉसेस सफर करने पड़ेंगे। ठीक है? जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो छोटी श्रिंक हो जाएगी। तो ये सब चीजें आप आसानी से लिख सकते हो।
ठीक है, आई होप इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आएगी। उसके बाद डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री फॉर एन इंटरनेशनल बिजनेस फर्म, मेरिट्स प्लस डीमेरिट्स, कैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकते हो। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड यूज बाय फर्म्स टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर कौन से ऐसी एंट्री है, कौन से ऐसे एंट्री मोड है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। सबसे पहले आता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जिसके अंदर आप इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, पेटेंट होगी, इन सब का यूज करके आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहे हो। आप अपनी टेक्नोलॉजी इधर बेच देते हो डोमेस्टिक फर्म को या फिर एक फॉरेन फर्म को। डन है। इन दिस केस जो प्राइवेसी या टेक्नोलॉजी की वो सिक्योर्ड नहीं होती है, बिकॉज आप अपना सामान खुद बेच रहे हो। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री एक ऐसा मोड बताया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री मोड इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, बेसिकली फॉरेन मार्केट जो होती है वो एंटर करती है इंडियन मार्केट के अंदर या फिर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, जिसके क्या होंगे बेसिकली अलग रिस्क होंगे, अलग अलग कंट्रोल होंगे। भाई वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उनको डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल फेस करने पड़ेंगे। मेजर एंट्री मोड्स क्या है, आप इंडिया के अंदर आकर अपना इंटरनेशनल बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो, जॉइंट वेंचर करके, जॉइंट वेंचर करके, या फिर नॉन इक्विटी मोड से। जॉइंट वेंचर करके मतलब दो कंपनी साथ में आके मिल गई, या फिर होली ऑन सब्सिडरी, उस कंपनी को पूरा खरीद के, इंडियन कंपनी को पूरा खरीद के एक अमेरिकन कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, तो उसको पूरा खरीद लोगे तो वो आपकी होली एंड सब्सिडरी बन जाएगी। पूरा खरीदने का मतलब क्या है, उस कंपनी के अंदर मोर देन 50% आप अपने शेयर्स रख लो, मोर देन 50% अपने शेयर्स रख लो, या फिर उसको अपना जॉइंट वेंचर बना लो। नॉन इक्विटी मोड का मतलब क्या है, इसके अंदर आपका आता है एक्सपोर्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स बता रही थी आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड, तो वो यहाँ पे आता है। तो बेसिकली दो तरीके से एंट्री होती है, एक होती है बेटा आपकी जेवी एंड होली ऑन सब्सिडरी के थ्रू, और एक होती है बेटा आपकी एक्सपोर्ट एंड एग्रीमेंट्स के थ्रू। नॉन इक्विटी मोड अगर मैं बात करूँ आपको एक्सपोर्ट, तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप सेल करते हो गुड्स जो कि आपकी खुद की कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, किसके लिए, फॉर यूज और रीसेल इन अदर कंट्रीज। आप एक्सपोर्ट करो, अपना सामान बेच रहे हो, ठीक है, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस। एडवांटेज क्या एक्सपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो होते हैं वो होस्ट कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश, इट अवॉइड्स द सब्सटेंशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन होस्ट कंट्री। आपको होस्ट कंट्री मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पे आप अपनी चीजें बेच रहे हो, जहां पे अपनी सर्विस दे रहे हो। होम कंट्री मतलब एक ऐसी कंट्री जिससे आप बिलोंग करते हो। मान लो अगर यूएस की कंपनी है तो होम कंट्री क्या होगी इसके लिए, यूएसए, और होस्ट कंट्री क्या होगी इसके लिए, इंडिया। होस्ट कंट्री मतलब जिस कंट्री के अंदर आप अपना सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो। डन है। तो बेसिकली अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होस्ट कंट्री में, इंडिया में खोलने की जरूरत नहीं है, लेस रिस्की है, लेस कॉस्टली है। और बेसिकली अगर आपके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आपके डिसएडवांटेज के अंदर आपके फ्लक्चुएशन अगर हुई एक्सचेंज रेट के अंदर तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपका कंट्रोल जो है मार्केट के ऊपर वो कम होगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज्यादा अगर हाई हुई तो आपके प्रॉफिट भी खत्म हो सकते हैं। डन है। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग के थ्रू, लाइसेंसिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, फ्रेंचाइजर होता है, फ्रेंचाइजी होता है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम ब्रांड का नेम यूज करते हैं। फ्रेंचाइजी, डोमिनोज, डोमिनोज, मैकडी, सब क्या है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं। फ्रेंचाइजर कौन है, डोमिनोज और मैकडी। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी बेसिकली ये है, ऐसे ही हमने दो नाम पढ़े हैं। एक फर्म दूसरी कंट्री के अंदर क्या है, जो ऑथराइज कर रहा है दूसरी कंट्री को कि वो मेरे सिस्टम, मेरी चीजें यूज कर सकता है, तो वो फ्रेंचाइजर है। और जिसको बोल रहा है कि तुम यूज कर सकते हो वो फ्रेंचाइजी है। अगर मैं डोमिनोज के पास आ चुकी, डोमिनोज डोमिनोज अपनी फ्रेंचाइजी दे दो मेरे को अपना करुणा नगर के अंदर क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक थोड़े से एरिया, छोटे से एरिया के अंदर मुझे अपना आउटलेट खुलवाना है, तो डोमिनोज फ्रेंचाइजर है और मैं फ्रेंचाइजी हूँ। डन है। एडवांटेज क्या है, कोई पॉलिटिकल रिस्क हमारा कम होता है, कम कॉस्ट होती है, और हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर एक्सपेंशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, फ्यूचर के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे, और अगर रॉन्ग फ्रेंचाइजी को दे दिया तो वो पूरा कंपनी का नाम डुबो देगा। भाई देखो, डोमिनोज ने ट्रस्ट करके मेरे को तो अपना फ्रेंचाइजी दे दी, पर मैंने उसके पिज्जा के अंदर गलत सलत काम करने लग गए, कभी इसमें पाल आ रहा है, कभी इसमें पत्थर आ रहा है, कभी जो सामान है वो यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल वो अच्छा यूज नहीं हो रहा। तो अगर आपने रॉन्ग फ्रेंचाइजी को दे दिया तो आपके पूरी कंपनी का जो ब्रांड नेम है, रेपुटेशन थी, वो एक बार में पानी में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है आपके ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स। ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर ही चल रहे हैं, याद है ना कहाँ चल रहे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, और थर्ड है आपके मेरे ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स। ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्लाइंट प्ले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। क्लाइंट्स पे कॉन्ट्रैक्टर टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटीज। क्लाइंट्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं कि भाई नई फैसिलिटीज को
डिजाइन करो, लोगों को ट्रेन करो। तो इस वे के अंदर जो एक फॉरेन कंट्री एक कंपनी होती है वो एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोसेस को और टेक्नोलॉजी को। वही फॉरेन की एक कंपनी है वो कहती है कि भाई इंडिया में जाओ और ये प्रोसेस लोगों को समझा के आओ, ये टेक्नोलॉजी लोगों को समझा के आओ, ट्रेन करो लोगों को और वो फैसिलिटी डेवलप करो। तो वो मेरे ट्रक की प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी फॉर अ कंपनी की वो प्लांट जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनी अपने सीक्रेट्स को रिवील कर रही है लोगों को सिखाने के चक्कर में, और वो प्लांट जो है वो टेक ओवर कर लेगी होस्ट कंट्री का। इक्विटी मोड में क्या कहते हैं, होली ऑन सब्सिडरी, होली ऑन सब्सिडरी कर लिया कैसे, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आगे बताऊंगी आपको यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 5 में, कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि बिल्कुल स्क्रैच से करी जा रही है, कि कोई उसका कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी कुछ नहीं थी, बिल्कुल नए तरीके से जो कुछ बनाया जा रहा है वो ग्रीन फील्ड है, या एक्विजिशन के थ्रू। एडवांटेज क्या है, होली ऑन सब्सिडरी क्या, आप पढ़ लेना। जॉइंट वेंचर, एक एस्टैब्लिशमेंट हमने खोली जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपनीज जो है वो इंटरडिपेंडेंटली काम कर रही है। ठीक है, जैसे कि मारुति सुजुकी, तो रिस्क और रिटर्न मारुति सुजुकी के होंगे। मारुति सुजुकी ने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करी है, तो बेसिकली 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पे वो काम करते हैं। 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, रिवॉर्ड शेयरिंग, टेक्नोलॉजी, जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कंफर्मिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मार्केट एंट्री। ठीक है, तो बेसिकली जॉइंट वेंचर के थ्रू दो या दो से ज्यादा कंपनी साथ में आती है और अपना एक जेवी बनाती है, जैसे कि मारुति सुजुकी। ठीक है, हीरो होंडा क्या है, हमारा जेवी है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है उनके बीच में, मिसट्रस्ट हो सकता है प्रॉपर्टी यूज का। फिर क्वेश्चन नंबर 10, स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या कहती है, या फिर सीधा सीधा ना पूछे स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपसे क्या पूछा जा सकता है, कहेंगे स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन या फिर इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस दोनों एक ही चीज है। 3 स्टेजेस है इसकी, डोमेस्टिक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, बेसिकली वो ऑपरेट करती है डोमेस्टिक, ऑपरेट डोमेस्टिक, नेवर कंसीडर गोइंग इंटरनेशनल। इस स्टेज के अंदर क्या कहते हैं, हम ऐसी छोटी सी कंपनी है जो कि सिर्फ इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि हम ग्लोबल की सोचे भी, तो प्राइमरी मार्केट के अंदर ही वो रहते हैं, उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, डोमेस्टिक कंपनी। फिर आती है मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि मल्टी डायमेंशनल मार्केटिंग करती है, स्ट्रेटेजीज करती है और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है। मैं इंडिया में भी करूंगी, मैं चाइना में भी करूंगी, मैं यूएसए में भी करूंगी, मैं कोरिया में भी करूंगी, मैं यूरोप में भी करूंगी। बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी होती है जो कि मल्टीनेशनली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है। डोमेस्टिक मतलब अपने आप को सीमित दायरे में रखना। फिर आती है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी का मतलब क्या होता है, वो फोकस करती है ग्लोबल मार्केट में, फॉर्म करती है द हाउस और सिंगल कंट्री टू सप्लाई देयर मार्केट्स। फॉर एग्जांपल अमेजॉन, मैकडी, कोका कोला, ये सब क्या है, ये सब है आपकी डोमिनोज, ये सब क्या है आपकी ग्लोबल ग्लोबल कंपनी जो फोकस करते हैं ग्लोबल मार्केट, सारी मार्केट पे कहते हैं फोकस करते हैं ग्लोबली, कि भाई कुछ भी ना छूटे, वर्ल्ड की हर कंट्री मेरे कब्जे में हो। तो ग्लोबली जो फोकस करती है ग्लोबल मार्केट। पर मम्मी मल्टीनेशनल से कैसे डिफरेंट है, अरे मल्टीनेशनल सोच रखता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाऊंगा, एक पकड़ेगा, दो पकड़ेगा, तीन पकड़ेगा, चार पकड़ेगा, पांच पकड़ेगा, 10 छह 7 पकड़ेगा, 10 पकड़ेगा। तो बेसिकली 7 और 10 कंपनीज में वो काम करती है, मल्टीनेशनल होगी। पर ग्लोबली जो हर कंट्री के अंदर अवेलेबल हो वो ग्लोबल कंपनी बनती है। डन है, सिंपल डिस्टिंक्शन, आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन टुडेस ग्लोबल इकोनॉमी। क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल बिजनेस की आज के टाइम पे, और कैसे पूछा जा सकता है। और इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ एट द नेशनल लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल। आपको अगर पहला वाला क्वेश्चन आया तो नेशनल इंटरनेशनल की बाइफर्केशन करके नहीं दिखानी, डायरेक्ट लिख दो एक के नीचे एक। अगर ऐसे बाइफर्केट करके क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस हिसाब से मैंने आपको आंसर लिख के दे दिए। अगर मैं नेशनल लेवल पे बोलूँ कि इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग होती है, कि भाई देखो हम अपना सामान एक्सपोर्ट करें तो हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज पैसा भी तो आएगा, करेंसी डॉलर की फॉर्म में, डॉलर डॉलर। ठीक है, उसके टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, मतलब बेसिकली अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की कंपनी हमारी इंडिया में आ रही है तो अपनी टेक्नोलॉजी भी तो साथ में लेकर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे अपना पूरा प्लांट सेटअप करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा हमारा, रीजनल बैकवर्ड एरियाज को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी और मार्केट का एक्सपेंशन होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए। देन अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो कैसे ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वर्ल्ड जो है ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड की वो एक साथ आती है, इंटरनेशनल रिलेशन उनके सुधरते हैं। बिकॉज अगर आज मैं कहूँ कि मैं अपनी कंपनी, अपनी जो फंडिंग है वो यूएसए में करना चाहती हूँ, तो बेसिकली मेरे और यूएसए के रिलेशन सुधर रहे हैं। अब ये तो मैं छोटे लेवल पे बात कर रही हूँ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो बेसिकली अच्छा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके ऑब्वियसली रिलेशन जो होते हैं अच्छे सिक्योर मेंटेन रहते हैं, रिसोर्स शेयरिंग होती है, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है। बिकॉज अब हम वहां पे जाके भी काम करें या फिर वहां के लोग इंडिया में आके काम करें, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी या फिर अनजस्ट जो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो ये सब चीजें बेटा आप लिख कर आ सकते हैं इंपॉर्टेंस के अंदर। डन।
क्वेश्चन 12 की चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एमएनसी। एमएनसी से रिलेटेड कौन से की चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर। अगर एक एमएनसी को ग्लोबलाइज करना है, अपने आप को ग्लोबलाइज करना है, वर्ल्ड में जाना है, तो उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या फिर ये कैसे पूछा जा सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंपनी, कंपनी को रिप्लेस किया एमएनसी से व्हाइल एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस ऑफ ओवरसीज। अगर उसे बिजनेस ओवरसीज लेके जाना है, इसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन करनी है, किसको, कंपनी को, इसका मतलब क्या, एमएनसी को, तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम या फिर की चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। देखा, कुछ नहीं किया, बस शब्दों का खेल है, शब्दों का हेर फेर है, और बच्चा कंफ्यूज कि मैम ये क्या पूछ रहे, तो कराया ही नहीं था, इसलिए और करके लिख दिया कि देखो सिर्फ शब्दों के खेल से कैसे आपका आंसर आता हुआ आप नहीं लिख के आ पाते। देखो सबसे पहले कौन कौन से चैलेंजेस है, कल्चरल डिफरेंसेस। भाई हम मानेंगे, तुमने कहा ये अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है, हमने कहा हटाओ, हमें नहीं चाहिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कस्टमर, हाँ वो कस्टमर ही नहीं समझ रहे हमारे कि हमें वो चीज नहीं चाहिए। मैकडी वाले आए कि हमने बहुत अच्छा बर्गर बनाया, बीफ का बर्गर है, खा लो बहुत अच्छा है, नहीं खाना भाई। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कस्टमर्स, आपको पता ही नहीं है हमारे कस्टम्स क्या, हम ये चीजें नहीं करते। तो कल्चरल डिफरेंस उनके लिए आ सकता है, उनके लिए की चैलेंज हो सकता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। कम्युनिकेशन बैरियर्स, वो उनका जो कुछ नाम दे रहे हैं प्रोडक्ट का, वो हमारे यहाँ पे गलत चीज मानी जाती है, कम्युनिकेशन बैरियर आ गया। रेगुलेटरी लीगल इश्यूज, बेसिकली ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, इंडिया के अंदर बता रखा है कि कुछ भी इंपोर्ट नहीं कराना, ठीक है, इंडिया के अंदर कुछ भी इंपोर्ट नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ट्रेड के, कर लो। ग्लोबलाइजेशन एमएनसी कर ही नहीं पाएगी। पॉलिटिकल रिस्क, इंडिया की जो मार्केट है वो अनस्टेबल है, डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है वहां पे, पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, पार्टी एक दूसरे का लड़ रही है, झगड़ रही है, सब कुछ कर रही है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो अगेन ग्लोबलाइजेशन के लिए एक चैलेंज हो सकता है, एमएनसी ग्लोबलाइज नहीं कर पाएंगे अपने आप को। इकोनॉमिक चैलेंजेस, करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी करेंसी बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ रही है, कभी नीचे आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, डेफिसिट चल रहा है, कभी सरप्लस हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन एमएनसी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए चैलेंज हो जाएगा। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक इश्यूज, भाई हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर सामान करने में हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्डअप ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो अगेन एमएनसी के लिए क्या है, एक डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, भाई हमारे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की, डेटा प्रोटेक्शन की कोई ऐसे है ही नहीं लॉ। बेसिकली क्या आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा, आप कह रहे हो कि आपका कुछ भी डेटा का हमें कोई मतलब नहीं, हमें सारा डेटा आपका चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है कि सब डेटा हमें चाहिए, तो बेसिकली आपकी साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन का कुछ है ही नहीं। हैकर आपके सिस्टम को हैक कर रहे हैं, आपकी कंट्री के अंदर कोई भी सर्वर लगा रहे हैं अपना, और सारा डेटा निकाल रहे हैं कंपनीज का, तो अगेन एमएनसी के लिए क्या एक चैलेंज हो सकता है। एथिकल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न, रेपुटेशन डैमेज हो रही है, या फिर प्रेशर है आपके ऊपर कि आपको सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी है, आपको हमेशा ग्रीन काम करना है, आपको कार्बन एमिशन करना ही नहीं है। ऑपरेशन कॉस्ट हाई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्क है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो रही है। तो बेसिकली मैंने आपको 10 एक पॉइंट लिखवा दिए, थोड़े से याद कर लेना, 7 8 लर्न कर लेना, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ लिख कर आ जाना, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। सबसे पहले डिफरेंट लेबर मिक्सेस, क्या होता है, कहीं जगह लेबर चीप है, कहीं जगह लेबर लेबर जो है वो कॉस्टली है, कहीं जगह लेबर लेबर जो है वो ज्यादा है, स्किल्ड है, और कहीं जगह पे जो लेबर है ज्यादा अनस्किल्ड है। तो बेसिकली लेबर मिक्स के अंदर डिफरेंसेस है, कहीं चीप है, कहीं कॉस्टली है, कहीं स्किल्ड है, कहीं अनस्किल्ड है। डिफरेंस आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम के अंदर, इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कन्वर्टिंग मनी इनटू डिफरेंट करेंसीज, रॉन्ग पॉलिसी में लूज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बेसिकली आप मनी को डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में जब कन्वर्ट करने गए, तो अगर आपने कोई और रॉन्ग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, तो आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो खत्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी। और वर्क विद इन लिमिट्स इम्पोज बाय द स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरनेशनल बिजनेस में और क्या दिक्कत आ सकती है, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, कुछ लिमिट्स इम्पोज कर दी, तो आप उसके अंदर ही काम कर सकते हो, उससे ऊपर जाके काम ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैनेजिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग द डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस को मैनेज करना और इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करना बिल्कुल दो अलग अलग कहानियां हैं। कैसे, रीजन क्या है, कंट्रीज अलग अलग है, जो प्रॉब्लम है जो फेस करी जाती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, वो बहुत बड़ी है, वाइडर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, किससे, उस प्रॉब्लम से जो कि डोमेस्टिकली हम फेस करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस फोकस करता है ऑन द नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर मार्केट जब वो स्टेबल है तो ठीक है, अगर मार्केट ज्यादा हाईली वॉलेटाइल है, कभी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है बहुत ज्यादा, कभी एप्रिशिएट हो रही है, तो इंटरनेशनल बिजनेस करना खुद में ही फिजिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कभी प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हो, तो बेसिकली स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाओगे आप। बच्चों अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस की। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है, और हाउ कंपनी कैन रिजॉल्व, कंपनी कैसे रिजॉल्व कर सकती है इन चीजों से, और कॉम्पोनेंट्स क्या है मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देखो तो 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम अपने हमारे आज के वर्ल्ड में प्रिवेल करते हैं। एक तो मार्केट इकोनॉमी होती है, एक कमांड होती है, और एक मिक्स होती है। मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जो प्राइसिंग होती है वो दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, जिस इज द फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर अगर वो फैक्टर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक
सिस्टमैटिकली बताते हैं कि प्राइस जो मार्केट के अंदर क्या रहना चाहिए। प्राइस आर फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल और प्राइवेट ओनरशिप। प्राइस किसी के हाथ में नहीं है। प्राइस जो है वो मार्केट के इकोनॉमी के हिसाब से जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कमांड इकोनॉमी थी, जिसके अंदर जो प्राइस था वो बेसिकली प्योर कमांड इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स और सर्विस का प्राइस होता है वो कौन गवर्न करता है, वो प्लान और कंट्रोल करती है वहां की गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कमांड इकोनॉमी के अंदर कि गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज को एलोकेट करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, और इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है। ये जो सिस्टम था वो इंडिया और फ्रांस में नहीं चल पाया, इसीलिए हमारे यहाँ पे आज इंडिया में जो सिस्टम है वो मार्केट प्लस कमांड दोनों का मिक्स है, और वो क्या है, मिक्स इकोनॉमी। जहाँ पे क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स है, मार्केट इकोनॉमी के भी और कमांड इकोनॉमी के भी। मिक्स इकोनॉमी के अंदर कुछ सेक्टर्स जो होते हैं इकोनॉमी के उनको प्राइवेटली ओन किया जाता है, और वो फ्री फ्लो मार्केट का मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली मार्केट के अंदर जिनका प्राइस होता है डिमांड और सप्लाई रेगुलेट करती है, वाइल कुछ सेक्टर्स जो है जिनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, स्टेक ओनरशिप है, उनको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करके चलती है। इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ओनरशिप रखती है, और बेसिकली जो ऐसे एरियाज है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, कंसीडर है, उसके अंदर गवर्नमेंट अपना रेगुलेशन फुल कंट्रोल रखती है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस का हो गया, या फिर फ्रेंच गवर्नमेंट, जैसे फ्रेंच गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसने टुक किया था रेनॉल्ट टू सेव इट फ्रॉम द बैंक्रप्सी। तो बेसिकली कह रहे हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, आर्म्स एम्यूनिशंस का है, डिफेंस का है, तो ऐसे दो तीन सेक्टर्स है जिसको गवर्नमेंट पूरा रेगुलेट करके चलती है। उसके बाद बेटा उन्होंने एक चीज और बोली थी आपसे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हर सोसाइटी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल सिस्टम के अंदर ऐसे क्या होते हैं, हमारे इंटरनल सिस्टम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो बेसिकली इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, पॉलिटिकल प्रोसेस के कलेक्टिव एक्शन के थ्रू। सब लोग मिलके एक तरीके से एक म्यूचुअल डिसीजन ले। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आगे, हर बंदा जो होता है, एवरी पीपल, हर बंदा चाहता है, इसकी एक इच्छा होती है कि वो उस रीजन में काम करे जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो, हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की फैसिलिटीज अच्छी और इम्प्रूव्ड हो। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो है या फिर जो इंडिविजुअल लोग हैं जो पावर के अंदर है, उनका एटीट्यूड अच्छा हो, उनकी फिलोसफी ठीक हो, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो हमारी इकोनॉमी के अंदर वो स्टेबल चले। कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप की है, जैसे कि इंडिया, ठीक है, जिसके अंदर दो पार्टी गवर्नमेंट की होती है या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जिसके अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक है, फ्रीडम है, तो बेसिकली उन कंट्रीज के लिए क्या है कि वहां पे ज्यादा कस्टमर बेस होता है, वहां पे ज्यादा लोग अच्छे तरीके से चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, बिकॉज वहां पर डिक्टेटरशिप या फिर मोनोपोली नहीं है। एरियाज जहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस को, कौन कौन से एरियाज में पॉलिटिकल चीजें इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले द नेचर ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, किस तरीके का हम डिग्री ऑफ कंट्रोल रखते हैं एमएनसी की एक्टिविटीज के ऊपर, किस क्या रेगुलेशन करेंगे, कितना कंट्रोल हम उनके ऊपर रखेंगे। एक्सटेंट विच इज नेसेसरी टू टेक इंश्योरेंस, कितने एक्सटेंट तक आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अगेंस्ट योर पॉसिबल लॉसेस, और कितने चांसेस है कि आपके वहां पे स्ट्राइक्स, लॉकआउट, टेररिज्म हो सकता है। बेसिकली आज कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होता है, सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में करने तो जा रहा हूँ, पर वहां पे जिस कंट्री के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, वहां पे बेसिकली वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, तो उस चीज की वो अंडरस्टैंडिंग लेता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं एरियाज ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग विच कैन इम्पैक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस, ऐसे एरियाज जहां पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, कितना वेलफेयर, कितना एक्सटेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड हाउ इट इज फाइनेंस, कितना वेलफेयर जो है, कितना पैसा गवर्नमेंट वेलफेयर पे खर्च कर रही है, कैसे उसको फाइनेंस कर रही है, कितना वेलफेयर कर रही है। उसके बाद कितनी रीजनल डेवलपमेंट वो कर रही है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या है और वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, पावर कैसे डिवाइड है बिटवीन द सेंट्रल, रीजनल एंड लोकल अथॉरिटीज के बीच में, इंपॉर्टेंस कितनी दी जाती है एग्रीकल्चर को और फूड को, डिफेंस पॉलिसीज और इंटरनेशनल रिलेशंस उनके कैसे हैं, और इमिग्रेशन की क्या पॉलिसी। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम कंसीडर करते हैं किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर्स अगर है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो पॉलिटिकल रिस्क को बर्थ देते हैं। पॉलिटिकल रिस्क इसकी वजह से होता है। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, मेजरली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की वजह से होता है इसके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। पॉलिटिकल रिस्क जो होता है एक तरीके का रिस्क होता है जो कि बिजनेस फेस करते हैं अपने पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से। अगर कोई भी डिसीजन जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, उसकी वजह से जो रिस्क फेस किया जाता है उसे हम पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट होती है। ठीक है।
सिंपल सी चीज वो आपको पता है क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं इसके अंदर दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? या तो आपके डिसीजन मेकिंग से करेंसी में फ्लक्चुएशन आएगी, या फिर आपने एक डिसीजन मेकिंग करके कुछ स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड लॉस बना दिए। तो बेसिकली पॉलिटिकल रिस्क को भी वो दो चीजों में डिवाइड करते हैं, मैक्रो रिस्क एंड माइक्रो रिस्क। माइक्रो रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो कि कंपैरेटिवली इजी होते हैं, हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैक्रो रिस्क ऐसे रिस्क है जिसकी वजह से मेजर ट्रबल अकर हो सकता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, जैसे कि सिविल वॉर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये सब बेसिकली एग्जांपल है मैक्रो रिस्क के। फॉर एग्जांपल चाइना आज के टाइम पे क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अपनी मिलिट्री के साथ एसर्टिव पावर एस्टैब्लिश कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी ऐसी बना रहा है, अपनी मिलिट्री स्ट्रांग कर रहा है। तो जो साउथ चाइना सी है वो एक ऐसा रीजन बन गया पॉलिटिकल टेंशन का। आजकल साउथ चाइना सी जो है पॉलिटिकल रीजन का टेंशन बन गया था। तो चाइना hard line approach by China can make trading more difficult for Western companies operating in the country. Another example would be due to the recent attack on oil factories of Saudi Arabia. Saudi Arabia की oil factories पर आजकल recent attack हुआ था। तो बेसिकली ये सब चीजें आप रीड कर सकते हो, ठीक है। ये रीडिंग वाला पर्पस था, ये अपने एग्जाम्पल के अंदर कोट करके दे देना, मैं भी रीड ही कर रही हूँ आपके लिए। तो आप समझ गए एक अंडरस्टैंडिंग ब्रीफ कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है और किस वजह से होती है। डन है। उसके बाद एक क्वेश्चन था बेटा कि कंपनी उसको कैसे रिजॉल्व करेगी। कंपनी अपने रिस्क को रिजॉल्व कर सकती है थ्रू रिस्क एनालिसिस। मार्केट में एंटर होने से पहले सबसे पहले क्या करो, आप रिस्क का एनालिसिस करो कि भाई कितना रिस्क है, क्या वो मेरे टॉलरेबल लेवल के अंदर आ भी रहा है, नहीं आ रहा। डाइवर्सिफिकेशन, आप अवॉइड करो ओवर डिपेंडेंस ऑन द सिंगल कंट्री। एक कंट्री के ऊपर ही नहीं कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट आप लगा दो, डाइवर्सिफाई करो, अपनी चीजें बड़ी करो, वेरी करो, समझ रहे हो। एंगेज करो गवर्नमेंट रिलेशन, एंगेजिंग इन गवर्नमेंट रिलेशंस, देखो कि गवर्नमेंट रिलेशन कैसे है, वहां से बातचीत करो। मिनिस्ट्रीज देखो वहां की कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने सपोर्टिव है, वहां की जो पॉलिसीज है, स्ट्रक्चर है, जो रूल्स बना रखे हैं वो आपके बिजनेस के लिए कितने सपोर्टिव है। लोकल पार्टनरशिप करो। लोकल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, बेसिकली वहां के जहाँ पे भी आप अपनी फैक्ट्री या प्लांट लगाना चाहते हो वहां के लोकल डीलर्स देखो, वहां के लोकल लोग देखो और उनसे पार्टनरशिप करो, उनके साथ ट्रेड करो, उनको बोलो कि आप मेरा सामान बेचो या किस तरीके से मैनेज करना है, रेगुलेट करना है, वो चीजें समझाओ। फ्लेक्सिबल बिजनेस स्ट्रेटजीज रखो, जिसकी वजह से अगर आप अपनी फ्लेक्सिबल बिजनेस स्ट्रेटजीज रखते हो, डायनेमिक रहते हो, तो आप इजिली चेंजेस को अब्जॉर्ब कर पाओगे। हेजिंग फाइनेंशियल रिस्क, बेसिकली आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का इस्तेमाल करो और जो भी आपको फाइनेंशियल रिस्क होने वाले उसको पहले से ही हेज कर लो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर करो। सीएसआर का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंपल सी चीज होती है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है अगर एक प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर आती है, ऐसी लिमिट जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है, अगर कंपनी उस लिमिट के अंदर फॉल करती है तो कंपनी अपने प्रॉफिट का समथिंग परसेंटेज विच इज मेरे ख्याल से 2% है, 2% क्या होता है अपने प्रॉफिट का वो सीएसआर एक्टिविटीज में देंगी, भले करने के लिए वो पैसा देगी, काइंड ऑफ डोनेशन मान सकते हो अभी के लिए कि सीएसआर एक्टिविटी कंपनी को करनी पड़ती है जिसके अंदर वो जो गवर्नमेंट ने कुछ एरिया स्पेसिफाई कर रखे कि इन एरियाज के अंदर आपको अपना पैसा खर्च करना है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी कैसे रिजॉल्व कर सकती है, ये सारी एक्टिविटीज करके कंपनी अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस थी, रेगुलेशंस थी, उनको कंट्रोल कर सकती है। अब कंपोनेंट्स थे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के पूछे गए थे, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इकोनॉमी का सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है, इकोनॉमी में पॉलिसी क्या है, मार्केट का साइज क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसी की स्टेबिलिटी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, लेबर मार्केट क्या है, टैक्सेशन क्या है, जीडीपी क्या है, बहुत चीजें लिख सकते हो। इकोनॉमी की जितनी टर्म्स याद आ रही है वो सारे के सारे आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। डन है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट व्हिच कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन द इंटरनेशनल ऑपरेशंस। और कैसे पूछा जा सकता है, कल्चर्स का नाम चेंज करके आपको दे देंगे डायमेंशंस, मोर और लेस बात एक ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कल्चरल एनवायरनमेंट या फिर कल्चर के एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट्स क्या है कल्चर के, सबसे पहला आता है आपका सोशल कल्चर। सोशल कल्चर में सबसे पहले क्या आता है, इंडिविजुअलिज्म, ग्रुप एंड सोशल सर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, हायर लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। कल्चर के अंदर, सोशल कल्चर के अंदर सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे आप काम कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी हाई लेवल की हो रही है, नए तरीके ढूंढ रहे हो काम करने के लिए, जिसकी वजह से आपको टीम बिल्डअप करने में प्रॉब्लम होती है और आप कलेक्टिव टास्क नहीं कर सकते, मिलजुल के टास्क नहीं कर सकते, आप अलग अकेला अपना एक सिंगल टास्क कर सकते हो। ग्रुप के अंदर, ग्रुप की बात करें, ग्रुप की अचीवमेंट की, कि काम जो होगा वो म्यूचुअल सेल्फ हेल्प से होगा, एक दूसरे की हेल्प से होगा, कलेक्टिव एक्शन से होगा, डायनेमिज्म नहीं होता, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती।
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं कि जो क्लास कॉन्शियस सोसाइटीज होती हैं, जो ज्यादा क्लास कॉन्शियस सोसाइटीज होती है, वो सोशली लेस मोबाइल होती है और स्ट्रैटिफिकेशन उनका हाई होता है। बेसिकली डिवाइड कर दिया लोगों को बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद रीजनल, रीजनल में क्या है, ये सब क्या पढ़ा रही हूँ, डायमेंशंस कल्चर इन्वायरमेंट की। कल्चर इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीजें समझनी होती है, ठीक है। रिलीजन, सारे रिलीजन होते हैं, इनके शेयर्ड बेनिफिट रिचुअल्स होते हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, उसके अंदर होमोजीनिटी रखनी है, आपको एक्नॉलेज करना है कि क्या चीज इंफीरियर है, कौन चीज सुपीरियर है। इकोनॉमिक फिलोसफी, आपको क्वेश्चन करना है ऑन द वेलफेयर, जस्टिस एंड फ्रीडम, नेचर ऑफ रैशनैलिटी। देखो, इकोनॉमिक फिलोसफी के अंदर दो चीजें होती है, एक स्पोकन लैंग्वेज, अनस्पोकन। स्पोकन मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि वाइडली यूज्ड है, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कोई यूज नहीं आपके लोकल लैंग्वेज का, क्योंकि हो सकता है कि आपने जब उसको ट्रांसलेट किया तो आपके ब्लंडर्स हो गए आपके ट्रांसलेशन के अंदर। तो इसीलिए आपको एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद अनस्पोकन लैंग्वेज, जैसे कि थम्स अप, ऑल राइट। अमेरिका में थम्स अप का मतलब क्या, ऑल राइट। वही ग्रीस में उसका मतलब क्या, ऑब्सीन्स, मतलब कोई चीज गलत करना। तो बेसिकली आपको इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सारे कल्चर के डायमेंशन से, कि कल्चर किस तरीके से आपके इंटरनेशनल बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक फिलोसफी में पढ़ा कि लैंग्वेज भी इम्पैक्ट कर सकती है, चाहे वो बोल के करी गई हो क्योंकि ट्रांसलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो हैंड से अनस्पोकन करी गई हो, तो हो सकता है कि वो जेस्चर से उसका गलत मतलब निकल कर आए। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट माइट सेल इन अ कंट्री, आपको पता होना चाहिए, आपको उस चीज की एजुकेशन होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें उस कंट्री में सेल हो सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाओ, साड़ी की आप सेल करो, क्या होएगा, नहीं होएगा, बहुत कम रेयरली। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आप इंटरनेशनल बिजनेस में लेकर जा भी रहे हो, क्या वो सेल होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फेस बाय एमएनसी, एमएनसी कौन सा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को फेस करती है, हाउ डज इट क्रिएट पॉलिटिकल रिस्क, और वो पॉलिटिकल रिस्क को कैसे क्रिएट करता है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या है, दो चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी होती है, कलेक्टिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी वर्सेस टोटलिटरिज्म। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, कलेक्टिव गुड्स ओवर इंडिविजुअल गुड्स। आप जो बना रहे हो वो कलेक्टिवली बनाओ, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल गोल्स को छोड़ो। उसके बाद क्या है, कलेक्टिव गोल्स ओवर इंडिविजुअल गोल्स हटाओ, मतलब बेसिकली इस चीज को इंश्योर करो। और इसी का विपरीत क्या होता है, इसका उल्टा इंडिविजुअल फ्रीडम। इसमें क्या है, इंडिविजुअल जो चाहिए वैसा काम होना चाहिए, डेमोक्रेसी फ्रीडम, टोटलिटरिज्म मतलब मोनोपोलाइज। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर आप चीजें कलेक्टिव हो तो इसका मतलब टोटलाइज्ड हो, और आप इंडिविजुअल की बात करते हो तो आप डेमोक्रेसी की बात करते हो। एग्जांपल चाइना, चाइना के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम भी है और टोटलिटरिज्म भी है, मतलब मिक्स ब्लेंड है। तो बेसिकली हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पढ़ा कि एमएनसी कैसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेस करती है। तो ये सब चीजों का एमएनसी को ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, जो कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। पॉलिटिकल रिस्क होता है जो कि कंपनी के पॉलिसी डिसीजन के अंदर जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे होता है, टेररिज्म, वॉर, डिसएग्रीमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट के थ्रू। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकता है और स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड लॉस की वजह से हो सकता है। रिस्क मैंने आपको बताई दिया, माइक्रो लेफ्ट मैक्रो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका मोर और लेस आंसर वही मैच कर देगा। तो इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी शिफ्ट कर सकते हो। डन हो गया, क्योंकि दोनों सेम ही है एक तरीके से देखा है, क्योंकि वहां पे कल्चर की, वहां पे आपकी बात हुई थी पॉलिटिकल की, यहाँ पे भी पॉलिटिकल की बात हो रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया कि इसका अंदर क्या आता है, आपका इंटरनल सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और रिजॉल्व बाय द पॉलिटिकल प्रोसेस। एरियाज जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ये मैंने शायद आपको बता दिया, यस ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप वही क्वेश्चन 3 जो अपना वहां पे बेटा मूव कर लो। उसके बाद रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम इन द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम का क्या रोल होता है। सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम का रोल समझते हैं, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी इंश्योर करवाना, ट्रेड पॉलिसीज बनाना है कि कैसे होना चाहिए, कितना टैरिफ कोटा ड्यूटी लगानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रेगुलेशन लगाना है कि कितने % आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब यूनिट 5 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखे हैं जिसके अंदर आप परसेंटेज कुछ लिमिटेड परसेंट कर सकते हो कि 24% कर लो, इसमें 50% कर लो, इसमें 100% कर लो। तो वो चीजें भी आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आती है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन टू प्रमोट द ट्रेड, बेसिकली उनको अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए और कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि आज इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट यूएस के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर रही है फॉर द रीजन कि उसके साथ रिलेशन अच्छे हो और ट्रेड हमारा प्रमोट हो। करप्शन और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी वो बात करते हैं। लीगल सिस्टम की बात करें तो वो किन चीजों को देखता है, रेगुलेट करता है, उसका क्या रोल है, लेबर लॉज बनाना, टैक्सेशन रिलेटेड लॉज बनाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन हो उसके लिए लॉज बनाना, कॉन्ट्रेक्चुअल इन्फोर्समेंट कराना, और इन्वायरमेंट की सेफ्टी हो और इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी रेगुलेशंस इंश्योर है तो उसके लिए लॉज बनाना। तो ये लीगल का रोल है। देन इसको आप खूब खूब अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो। जो मेन पॉइंटर्स थे वो मैंने आपको मेंशन करवा दिए। डन है।
क्वेश्चन 5, हाउ डू सोशल फोर्सेस इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस। मैम मैंने पॉलिटिकल की बात कर ली, कल्चर की बात कर ली, लीगल की बात कर ली, इकोनॉमी की बात कर ली, सोशल की छोड़ दिया, सोशल की भी बात कर लेते हैं। सोशल इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये देखो, कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के थ्रू। अगर हो सकता है कि जो मेरी चीजें थी, जो मेरे कल्चर थे, नॉर्म्स थे, वो सक्सेसफुल थे एक कंट्री के अंदर, पर वही सेम चीज आपकी दूसरी कंट्री के अंदर, अनदर कंट्री में फेल हो गई। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज है, वो चीजें खरीदना नहीं चाहता, उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस के अंदर चेंज है। एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल, लोग ज्यादा लिटरेट है उस कंट्री में जहां पे मैं अपना सामान बेचना चाहती हूँ, वहां पे लोग ज्यादा लिटरेट है, तो वो ज्यादा डिमांड करता है हाईटेक और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की। वो इंफीरियर प्रोडक्ट्स से या ऐसे कैसे से इंप्रेस नहीं होते, उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंट लोग है तो हाईटेक क्वालिटी के सामान चाहिए। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। मैंने एडवर्टीजमेंट कराई, उन लोगों ने कुछ और समझ लिया। जैसे आपको याद है एक एड बनती थी रेडबुल की, रेडबुल गिव यू विंग्स वाली, तो समझ रहे हो कि उस जिस पर्सन था जो रेडबुल पिया करता था, उसने रेडबुल पे केस किया था। आपने पढ़ा ही होगा यूट्यूब वगैरह पे, कहीं ना कहीं आपने इसका रेफरेंस देखा होगा कि उसको अब बेसिकली वो कंपनी से क्लेम करता है कि आपने मेरे को विंग्स तो दिए नहीं, मैं 3 साल से पी रहा हूँ, तो कहाँ गए मेरे विंग्स, और कंपनी पे उसने केस कर दिया। तो बेसिकली आपकी एडवर्टीजमेंट से मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ये सोशल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं मेरे इंटरनेशनल बिजनेस को। एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क एंड अथॉरिटी, कैसा एटीट्यूड है लोगों का वहां पे वर्क और अथॉरिटी के बीच में, पंचुअल है भी नहीं है, चीजों को लाइटली ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन क्या है। अगर आप देखोगे कि बेसिकली आपका कोई भी प्रोडक्ट है, सबसे पहले आप चेक करोगे कि वहां की पॉपुलेशन, कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस पॉपुलेशन टारगेट को मतलब केटर करता है। जैसे कि मैं बात करूँ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज की, तो किसको टारगेट कर दिए, वो बेसिकली आपकी टीन एज और मिड एज वाली, जैसे कि आपके 20s 30s और 40s तक ही आपकी गर्ल्स को अट्रैक्ट करता है। तो पॉपुलेशन सेगमेंट आपको टारगेट करना पड़ेगा। एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लोगों का, वहां पे जो लोग हैं ज्यादातर यंग है, ओल्ड है, चाइल्ड है, क्या है। उनका अर्बनाइजेशन, कितने लोग जो है वो ज्यादा सिविलाइज्ड है, अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए अपने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, और ये फैक्टर्स आपके इंटरनेशनल बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। कल्चर इज द एग्रीगेट ऑफ कस्टम, कल्चर के अंदर कस्टम आता है, मैम पता है, बिलीफ आता है, पता है, वैल्यूज, हैबिट्स, एटीट्यूड, कुछ याद आ रहा है। कल्चर के सिमिलर से ऐसी डेफिनेशन से लिखवाई थी, कुछ याद आ रहा है, हाँ मैम याद आ गया, कल्चर की यही डेफिनेशन लिखवाई थी, दैट बाइंड द पीपल टुगेदर एज अ सोशल एंटिटी। इसको एक्सप्लेन करना है। जो डेफिनेशन लिखवाई वो डेफिनेशन लिख कर दे दी और कहते हैं कि एक्सप्लेन कर दो, कर देंगे। कल्चर इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उसका मीनिंग और इम्पैक्ट बताओ। तो देखो, मैंने आपको बताया था कल्चर सिस्टम, कल्चर सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, एजुकेशन, लैंग्वेज, बिलीफ, वैल्यू सिस्टम, कल्चर, हैबिट, एटीट्यूड, नॉलेज, मॉरल्स, लॉज, नॉर्म्स, सब चीजें डाल दी आपको, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। जो कि डेवलप करते हैं आपके क्रॉस कल्चरल लिटरेसी को, कल्चर सिस्टम आपकी क्रॉस कल्चरल लिटरेसी को डेवलप करता है। आपको वेल इन्फॉर्म होना चाहिए वेरियस कल्चर्स के बारे में, जो कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या कल्चर चलता है, और एक्सेप्टेड बाय ऑल होना चाहिए बाय इंटेलिजेंसी। कल्चर क्या एक ऐसी चीज है जो कि सब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं अपनी इंटेलिजेंसी के साथ। कल्चर एक ऐसा सिस्टम है जो कि फॉलो करता है ग्रुप ऑफ पीपल। बिलीफ क्या होता है, जिसके अंदर हम बिलीव करते हैं और मानते हैं कि वो चीज जो है, वो इवेंट जो है वो सच है। डिफरेंट कंट्रीज जो होती है उनकी खुद की एक सेट ऑफ वैल्यूज होती है। जैसे कि कुछ कंट्रीज कहती है कि हम हमेशा सच बोलेंगे, सिंसियर रहेंगे, लविंग नेचर रहेगा। गुड वैल्यूज इंकलकेट करती है हमारे हार्मोनियस रिलेशनशिप को, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करती है, बिल्ड करवाती है। हैबिट्स क्या होती है, जो हम काम करते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम देखते हैं। ठीक है, बेस्ट हैबिट्स, अगर आपको अच्छी हैबिट्स है तो जो आपका ट्रस्ट होगा वो इंक्रीज होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड थॉट्स आएंगे, अच्छा काम होगा। वैल्यूज की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है आपको। तो बेसिकली आपने क्या किया, कल्चर के अंदर जितनी भी चीजें थी उनको एक्सप्लेन करके बताया है। कल्चर इन्वायरमेंट क्या है उसको एक्सप्लेन करके बताया है। अब फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, कौन कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारे फैक्टर्स ही हैं आपके, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल, डेमोग्राफिक। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बेटा आपके फैक्टर्स ही तो है, जो अभी तक समझाते हुए लेकर आ रही है आपको। तो इसकी डिटेल कहाँ मिल जाएगी, इसकी डिटेल आपको नोट से मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान रखो, देखो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको पूरी किताब तो पेस्ट करके दे नहीं सकती, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, पॉइंटर्स थे, वो मैंने आपको दे दिए। अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप नोट से बेटा रेफर कर लेना, नोट्स में सब कुछ लिखवा रखे। अगर आपको चाहिए मैम उससे डिटेल चाहिए मेरे को, तो आप अपनी बुक से रेफर कर लेना। डन है। एडिशनली और क्या लिख सकते हो, कंपिटेटिव इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये भी क्या है, आपके फैक्टर्स जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब क्या क्या कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल पॉलिसीज के इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। सबसे पहले कंपोनेंट क्या आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी। इंटरनेशनल बिजनेस में मैं सबसे पहले फाइनेंशियली क्या चेक करती हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी क्या है, कितना डेप्थ है और कितना इक्विटी, इन दोनों का मिक्स कितना है।
कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कहता है डेप्थ और इक्विटी का प्रोपोर्शन, तो इनका मिक्स कितना है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, कितना एफडी अलाउ कर रहे हैं, कैसे मर्जर एक्विजिशन हो सकता है, उनका क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देंगे और कितना रिटेन अर्निंग्स में रखेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, बेसिकली जो शॉर्ट टर्म आपके एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन इनको मैनेज करेगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है। टैक्स प्लानिंग पॉलिसी क्या है कि बेसिकली हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कैसे मिनिमाइज करें, उसके लिए क्या प्लानिंग है। फाइनेंशियल एंड फंड मोबिलाइजेशन पॉलिसी क्या है कि कैसे हम फंड्स को रेज कर सकते हैं, किन सोर्सेज से कर सकते हैं, अब इंटरनल करने हैं एक्सटर्नल करने हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल पॉलिसी से रिलेट करते हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 9, कल्चरल डाइवर्सिटी एमर्ज एज अ मेजर चैलेंज फॉर द एमएनसी। कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से एमएनसी के लिए एक मेजर चैलेंज पैदा हो गया, इस चीज को इलेबोरेट करो। कल्चर की वजह से चैलेंज कैसे आया, बिकॉज देखो चैलेंजेस फेस बाय एमएनसी ड्यूरिंग द कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर की वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन बैरियर आया। अब आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो, उस लैंग्वेज वाले पॉइंट से कि मैम दो तरीके की लैंग्वेज थी, एक स्पोकन थी एक अनस्पोकन थी। स्पोकन का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था कि हो सकता है कि आपके ट्रांसलेशन प्रॉब्लम आ जाए, और अनस्पोकन में क्या दिया था आपको, थंब वाला एग्जांपल। तो आप इससे देखो जो एग्जांपल वहां बताया था वो यहाँ पे रिलेट करके लिख सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वर्क प्रैक्टिस के अंदर कि कोई कहते हैं कि भाई तू कर गया तो तू कर, तो बेसिकली कल्चर की वजह से क्या हुआ कि भाई वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। मैनेजमेंट में डिफिकल्टी हो सकती है, लीडरशिप स्टाइल में डिफिकल्टी हो सकती है, लोग उसकी सुन ही नहीं रहे। भाई वहां का कल्चर ऐसा था कि वहां पे लीडर को कुछ समझते ही नहीं है, सब अपनी मर्जी में काम करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग उनकी एजुकेशन लेवल है, तो उन वर्कफोर्स को इंटीग्रेट करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। बेसिकली सिंपल चीज ये बता रहे हैं कि अगर कल्चर में डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर है, तो इसकी वजह से एमएनसी को प्रॉब्लम हो सकती है। एचआर पॉलिसी एंड पॉलिसी चैलेंजेस, बेसिकली कह रहे हैं कि आपके हो सकते हैं पॉलिसीज के अंदर डिफरेंसेस हो, हॉलीडेज को लेके, ड्रेस कोड को लेके, जेंडर रोल्स को लेके। तो बेसिकली आपको हर रिलीजियस की, हर रिलीजन की, हर चीज की, प्रैक्टिस की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यार ये तो बहुत बेसिक था, वैल्यू बेस्ड था मेरे हिसाब से। तो आप खुद ही बता सकते हो कि मैम कल्चर की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस में या एमएनसी को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। बैरियर के, काम लड़ाई झगड़े होंगे, मैनेजमेंट को डिफिकल्टी होगी, लीडरशिप स्टेप स्टाइल डिफाइन करने में, इंटीग्रेशन जो वर्कफोर्स का होगा वो डिफिकल्ट होगा, और पॉलिसी चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। डन है। उसके बाद वट डू यू एग्री दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी। आपको लगता है कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मुझे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस चाहिए, अरे क्यों नहीं चाहिए, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल चाहिए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे तभी तो इंटरनेशनल बिजनेस मेरा स्मूथ होगा। यस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, मेरा कम्युनिकेशन एनहांस होता है। मैं वहां की टेक्नोलॉजी यहाँ लेकर आई, यहाँ के लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी, तो मेरा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। इंप्रूव होती है मेरी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा रही हूँ, तो अच्छे तरीके से उतने ऑप्टिमल लेवल पे मेरा आउटपुट निकल कर आएगा, तो मेरी एफिशिएंसी और मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फैसिलिटेट करते हैं मार्केट के एक्सपेंशन को, बिकॉज देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो क्यों रहे हैं, एक जगह की टेक्नोलॉजी उठ के दूसरी जगह पे जा रही है, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपेंशन चाहिए हमको, मार्केट बड़ी करनी है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। स्ट्रेंथन करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, सपोर्ट करता है कस्टमाइजेशन को एंड इनोवेशन को। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए तो हम खुद भी अपना दिमाग लगाएंगे, अपना खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी से और क्या बेहतर बन सकता है उस चीज पे दिमाग लगाएंगे। इंप्रूव करता है कस्टमर सर्विस को, कस्टमर जो है आपके ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है, उनको अगर अच्छी टेक्नोलॉजी से सामान मिलता है तो, और आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो मेंटेन रहती है। अब एक कंपनी थी इंडिया के अंदर, उसको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए थी बाहर से, तो वो जापान से टेक्नोलॉजी लेकर आए और बिल्कुल बढ़िया एक मस्त प्रोडक्ट बनाया, तो उसकी कंपेटिटिव एडवांटेज जो थी वो मेंटेन रही कि वो अच्छा प्रोडक्ट देती है। डन। मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। भाई देखो इंटरनेशनल बिजनेस में दो तरीके के इन्वायरमेंट रेगुलेट करते हैं, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो अंदर ही चल रहे होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल जो होता है वो मैक्रो होता है। ये समझ में आएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस इज इक्वेटेड ओनली विद दोज बिग एंटरप्राइजेस इनटू माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो कि ज्यादा मतलब इन्वायरमेंट कंपनी से लिंक करता है, विद इन द कंपनी जो होता है वो माइक्रो है, और उसके अलावा जितना भी एक्सटर्नल है वो मेरा मैक्रो के अंदर आता है। माइक्रो में कौन कौन आता है, मेरे सप्लायर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स, मेरे मार्केट के इंटरमीडियरीज और मेरे डेमोक्रेटिक। मैक्रो में क्या आता है, जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, विच इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल इन्वायरमेंट, फिजिकल टेक्नोलॉजिकल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो ये सारे मेरे मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है। इन सब की कुछ नहीं करना, एक छोटी सी रीडिंग लगा लेना, ठीक है, ये मुझे पता है, सबको पता है, ये अभी से नहीं पढ़ रहे, ये आप क्लास 12 से पढ़ रहे हो सारे इन्वायरमेंट्स को, तो इन सबके आप रीडिंग लगा के आगे चलना बस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्लोबल बिजनेस फर्म वर्क इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड इन्वायरमेंट। को इस चीज को एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। फिर से बताती हूँ,
एक जो ग्लोबल बिजनेस फर्म है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में काम करती है। क्यों? किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था? कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी, टोटलिटरिज्म। इन्वायरमेंट में क्या था? मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। लीगल सिस्टम में क्या था? आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल सिस्टम होते हैं कि प्रोप्राइटरी राइट्स कैसे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे प्रोटेक्ट रहेगी, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी। कल्चर सिस्टम थे कि डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन था, सोशल कल्चर था, लैंग्वेज था, रिलीजन था, एथिक्स से। तो बेसिकली ये सारी चीजें, ये सब मैंने आपको करवा रखा है इंडिविजुअल, इन सबका एक कंबाइंड क्वेश्चन आ गया कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो मल्टी फेसेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में काम करती है। तो आपको सारे इन्वायरमेंट थोड़े थोड़े से एक्सप्लेन करने थे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको सारे इन्वायरमेंट थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करने हैं। आपसे एक इन्वायरमेंट पे भी पूछा जा सकता है या फिर एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़े थोड़े सारे इन्वायरमेंट आगे इस तरीके से आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चले आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज नीड टू ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज विद वेरिंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। एक जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज होती है वो क्या करती है? वो ऑपरेट करती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। ठीक है, डन है। तो बेसिकली इन्होंने इसका एग्जांपल ये लगा रखे, इसको आप कर लेना एक बार रीड, कि जो एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है। उन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो इसके अंदर आप उनका लीगल इन्वायरमेंट एक्सप्लेन कर देना, लीगल इन्वायरमेंट एक्सप्लेन कर देना। आगे रीड कर देती हूँ। मेनी कंट्रीज टुडे हैव लॉज टू रेगुलेट कंपटीशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे लॉज है जो कि कंपटीशन को रेगुलेट करते हैं लोगों के हित में। एलिमिनेशन करते हैं हम अनफेयर कंपटीशन का, मोनोपोली पावर को हम खत्म करते हैं, और यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ठीक है, मैं मार्क भी कर साथ साथ, एलिमिनेशन, डायल्यूशन ऑफ मोनोपोली, और ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करते हैं कंपटीशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिया के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक अंडरटेकिंग्स है या फिर जो डोमिनेंट अंडरटेकिंग है, जो डोमिनेट करती है, जो लार्ज इंडस्ट्रीज है, वो बहुत सारी रेगुलेशन से सफर करती है, जिसकी वजह से वो उनकी जो कंसंट्रेशन है इकोनॉमिक पावर की, वो हम पे नहीं आती, वो प्रिवेंट करती है। वो सारी रेगुलेशन जो है उनकी पावर्स को हम पे हावी होने से प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो एमआरटीपी एक्ट बना था, एमआरटीपी एक्ट बना था बेटा हमारा, की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बेटा मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कब आया था ये? ठीक है, कब आया था ये? 1969 में। ठीक है, तो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक, रिस्ट्रिक्टिव, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए आया था ये। तो बेसिकली आज ये कह रहे हैं कि दे आल्सो इंक्रीज द स्कोप ऑफ सम ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स टू वेंचर इनटू न्यू एरियाज ऑफ बिजनेस। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग फर्म थी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इंक्रीज हुआ, वो नए नए बिजनेस एरियाज के अंदर उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, और जो स्पेशल प्रिविलेजेस अवेलेबल है वो स्मॉल स्केल सेक्टर को भी है, जिसकी वजह से वो आज नेशनल सक्सेस ऑफ निर्मा में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सक्सेस ऑफ निर्मा में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सिंपल सी चीज ये बता रहे हैं कि कैसे लीगल इन्वॉल्वमेंट हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे लॉज वगैरह हमें अच्छे तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? हॉस्टिफाइड कल्चरल डायमेंशंस फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन द ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। तो हॉस्टिफाइड की क्या डिसीजन मेकिंग है? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हॉस्टिफाइड कल्चरल डायमेंशंस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से हम कल्चर के अंदर डिफरेंसेस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में कि अलग अलग नेशन का क्या क्या कल्चर है। ठीक है, उसके बाद हॉस्टिफाइड आइडेंटिफाई 6 कैटेगरीज दैट डिफाइन कल्चर। उसने 6 कैटेगरीज बताई जिसकी वजह से कल्चर डिफाइंड होता है। सबसे पहले पावर डिस्टेंस इंडेक्स, इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म, उसके बाद अनसर्टेनिटी एंड अवॉइडेंस इंडेक्स, मस्कुलिनिटी फेमिनिटी, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इंटेलिजेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर मैंने इसके लास्ट में आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता दिए। क्या आपको लगता है मुझे रीडिंग कराने की जरूरत है, आप खुद से कर लोगे? बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे? पावर डिस्टेंस इंडेक्स बेसिकली कंसीडर करता है कि कितनी इनइक्वालिटी है और कितने लेवल तक लोगों की पावर जो हम टॉलरेट कर सकते हैं, उनका कंट्रोल जो हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये किस चीज पर रेगुलेट करता है? ये बेटा रेगुलेट करता है लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एंड द पावर विच आर टू बी टॉलरेटेड। जितनी ज्यादा आपका पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा, इसका मतलब क्या है? कल्चर के अंदर उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी एंड पावर डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से आपकी ब्यूरोक्रेसी इंक्रीज होगी। जितना कम लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा, उसका मतलब कल्चर एंकरेज कर रहा है आपके
फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हो, लोगों पे छोड़ सकते हो, इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, लोगों का पार्टिसिपेशन जो होगा मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हाई पावर डिस्टेंस है, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो मे एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू ओबे विदाउट क्वेश्चनिंग देयर अथॉरिटी। बेसिकली कह रहे हैं कि जहाँ पे हाई पावर डिस्टेंस है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे पावर डिस्टेंस इंडेक्स ज्यादा है, तो वहां पे लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ओबे करे, पूछे बिना कि उनको क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं क्यों करूं, बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने वैसे वो काम करे जो पेरेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, इसी से उल्टा अगर आपके कंट्रीज के अंदर लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स है, इसका मतलब क्या, ज्यादा इक्वालिटी है, सब लोग मिल के काम करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म, इसका मतलब क्या है, कलेक्टिव सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये क्या है, इंडिविजुअल काम कर रहा है, ये ग्रुप में काम नहीं कर सकता। और बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम बेसिकली कलेक्टिविज्म के अंदर क्या करते हैं, हम म्यूचुअल हेल्प लेते हैं, इंडिविजुअलिज्म के अंदर म्यूचुअल हेल्प नहीं लेते हैं। फिर इसके बाद अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, ये डायमेंशन कंसीडर करती है कि कैसे जो हमारी अननोन सिचुएशन होती है, अनसर्टेनिटी होती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, उनसे कैसे डील करना चाहिए। जितना ज्यादा आपका इंडेक्स होगा अनसर्टेनिटी का, उतने ही कम तरीके से हम अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, उतना ही कम लो टॉलरेंस होगा मेरा अनसर्टेनिटी को लेके, रिस्क टेकिंग या एम्बिग्यूटी को लेके। ठीक है, अगर मेरा लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है, तो उतना ज्यादा ही मैं अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर सकती हूँ। डन है, तो इस चीज को अब लिख देना। मेस्कुलिनिटी फेमिनिटी, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जेंडर रोल के बीच में डिफरेंशिएशन। अगर मेस्कुलिनिटी है तो हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को मान सकते हैं कि हमारा एप्रिसिएशन रहेगा असर्टिवनेस का, करेज होगा उसके अंदर, स्ट्रेंथ होगी, कंपटीशन होगा। फेमिनिटी की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं आपके मॉडेस्ट, नर्चरिंग, बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, समझ रहे हो। तो अगर आपका हाई फेमिनिटी स्कोर है आपकी कंट्री के अंदर, तो आपके फेमिनाइन जेंडर्स ज्यादा होंगे और वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज को होल्ड करते हैं। ठीक है, चाइल्ड केयर की वैल्यूज को, नर्चरिंग की ऐसी वैल्यूज को वो होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, कह रहे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन में क्या है, वो ये बता रहे हैं कि एक्सटेंड टू विच सोसाइटी व्यू इट्स टाइम होरिजन, किस टाइम होरिजन के हिसाब से सोसाइटी अपने आप को व्यू करती है, देखती है। ठीक है, एक्सटेंड टू विच सोसाइटी व्यू एज अ टाइम होरिजन। सोसाइटी एम्फोसाइज करते हैं लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन में जब उसको फ्यूचर आउटकम को प्रायोरिटाइज करना होता है तो। ठीक है, वैल्यूज जिसकी परसिस्टेंस लगे ही रहो, ठीक है, सेविंग, सस्टेन्ड ग्रोथ, एंड्योरेंस, अडेप्टेबिलिटी, तो बेसिकली ये सब लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन को दिखाते हैं जो ऐसी चीजें जो कि नियर फ्यूचर में आने वाली है, समझ रहे हो, जिसके अंदर ग्रेटिफिकेशन, सक्सेस, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिखाते हैं, क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, अपने ट्रेडिशन के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं। फिर इसका आता है आपका छठा और लास्ट, इंडल्जेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडल्जेंस मतलब इन्वॉल्व होना, रेजिस्टेंस को मतलब मना कर देना कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे। तो इंडल्जेंस और रेजिस्टेंस भी हमारा एक तरीके से डायमेंशन है। इन अदर वर्ड्स डायमेंशन रिवॉल्व्स अराउंड हाउ सोसाइटीज कंट्रोल देयर इंपल्सेस एंड डिजायर, बताते हैं कि सोसाइटी अपनी चीजों को, अपनी इमोशंस, इंपल्सेस को कैसे कंट्रोल करती है। इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है, फ्री ग्रेटिफिकेशन रिलेटेड टू एंजॉयिंग लाइफ एंड हैविंग फन। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि आपको रेगुलेट कर रहे हैं थ्रू सोशल नॉर्म्स, आपको रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, वाइल हॉस्टिफाइड कल्चरल डायमेंशन थ्योरी प्रूव अ फ्रेमवर्क टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एथिक्स, आपको बताते हैं कि आपकी क्या एथिक्स है, आपकी क्या कम्युनिकेशन है, क्या कंसिडरेशन है, और रेकमेंड करते हैं कि आपको क्या अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको कंक्लूड करके दूं तो आप नाम से ही अंदर एक्सप्लेनेशन इसके लिख के आ सकते हो। तो 6 कैटेगरी जिसके अंदर कल्चर डिफाइन है, वो 6 कैटेगरी मैंने आपको डिफाइन करवा दी। एडवांटेज कर लोगे कि एडवांटेज में कुछ भी नहीं है, एडवांटेज में क्या है, एनहांस करता है कल्चर के इनसाइट को, प्रमोट करता है ग्लोबल कॉर्पोरेशन को। डिसएडवांटेज में क्या है, डायमेंशंस डेटेड, और कल्चर जो है वो कल्चर्स नॉट इंडिविजुअल्स। ऑल्दो जो मॉडल है वो एम करता है कल्चर के ऊपर, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर। तो इंडिविजुअल अभी भी यूनिक है और उसके एक्सपीरियंसेस अभी भी ऐसे है जो कि हम इन्फ्लुएंस, जो कि हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। डन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हाउ द लोकेशन ऑफ कंपनी एंड इट्स टोपोग्राफी अफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ अ ग्लोबल बिजनेस फर्म। एक कंट्री की जो लोकेशन है और जिस जगह पे वो सिचुएटेड है, वो उसके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है। ऑफ कोर्स करता है भाई, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बहुत इंपैक्ट करती है कि वहां पे बिजनेस कैसा होने वाला है। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो पाकिस्तान का, या फिर एक काम करो, पाकिस्तान के साथ और कौन कौन सी कंट्री सिचुएटेड है, और पाकिस्तान के साथ कौन से, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी कंट्रीज है कोई लैंडलॉक है, कोई पानी का कोई सोर्स नहीं है वहां पे। तो बेसिकली आपको पता ही है कि वहां पे क्या होता है, वहां पे जो हमारा जो ट्रेड होता है वो बहुत मुश्किल से हो पाता है एक तरीके से। वहां पे कुछ ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बन पाते हैं, जो बिजनेस फर्म्स है ग्लोबल लेवल पे जो जाना चाहती है, वो उनके ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। ठीक है,
हाउ लोकेशन ऑफ कंट्री एंड इट्स टोपोग्राफी अफेक्ट्स द ग्लोबल बिजनेस। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा रखा था, ज्योग्राफिकल लोकेशन अफेक्ट करती है इंटरनेशनल बिजनेस को, लोकेशन अफेक्ट करती है क्लाइमेट को, बिकॉज हम ऐसे जो अगर मान लो आपकी जो लोकेशन है वो ऐसे क्लाइमेट रीजन में है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप ऐसे गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ट्रेड ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो उस क्लाइमेट में सूटेबल है ही नहीं। तो क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिकली ऐसे गुड्स आप बना रहे हो जो कि उस क्लाइमेट में सूट ही नहीं करते, तो आप उसकी ट्रेडिंग ढंग से नहीं कर पाओगे। नेशन अगर आपके पुअर है, कैसे, क्यों होंगे पुअर? क्योंकि वो पुअर लोकेशन पर है। मान लो अगर वो लैंडलॉक्ड है या फिर वो हायर माउंटेन रेंजेस से है, जैसे कि अफगानिस्तान, बोलीविया, या फिर यहाँ पे रिवर्स की कोस्ट लाइन्स की लैकनेस है। एग्जाम्पल चाइना, वर्ल्ड के 3 बिगेस्ट पोर्ट चाइना के पास है, जिसके से वो इजिली ट्रेड कर सकता है, पैसे रेज कर सकता है, टोल और शिपिंग सर्विस भी लगा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आपके पास होनी चाहिए, वाटर और अदर नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी आपके इंटरनेशनल बिजनेस को, इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। टॉपोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करता है आपके डिमांड पैटर्न को। अगर आप ज्यादा हाई हिली एरियाज के रीजन में हो, हिली एरिया के अंदर हो, तो वहाँ पे जीप ज्यादा प्रेफर होती है ओवर द कार। तो इसका मतलब वहाँ पे कार की जो सेलिंग होगी वो होगी ही नहीं, वहाँ पे जीप की ज्यादा सेलिंग होगी। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स है जो कि ये बताते हैं कि कैसे आपकी एक कंट्री की जो लोकेशन है, जो टोपोग्राफी है, वो उसके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, 4-5 पॉइंटर इसी के अंदर से आप बना के आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कैसे मैंने कैसे चीजें करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मत सोचो कि क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा वादा कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब एक बात बताओ, हर यूनिट के कम से कम 12-13 क्वेश्चन तो करोगे, और मोरलेस आप एक चीज देखोगे कि मैम इसी यूनिट के अंदर से 3-4 तो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीट हो रहे थे, घुमा फिरा के बस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो रही थी, पर अंदर का जो कंटेंट था वो सेम ही दिखा था। अगर आप फिर से इस वीडियो को रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, अंदर का कंटेंट तो बिल्कुल सेम ही है, क्वेश्चन तो अल्टीमेटली है ही 10-12। समझ रहे हो? तो चलो, ये मत सोचो कि मैम क्वेश्चन ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, आप सब कर सकते हो। बस आराम से अपना माइंड शांत रखो, कुछ भी नहीं करना, जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको पता है क्या, आप ध्यान से सुन भी लोगे ना तब भी आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे, अभी याद नहीं आएगा, पर जब एग्जामिनेशन में लिखने बैठोगे ना तब याद आएगा।